स्क्रीन पर सत्र आयोजित करते अनीता के दृश्य। मेरा नाम अनीता हार्डिंग है। यह मेरा सांकेतिक नाम है। मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा जन्म भारत के कोयम्बटूर शहर में हुआ। हम 3 भाई बहन थे। मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरा बड़ा भाई जो कि हेयरिंग था। हम दोनों बहनें डेफ थे। मेरे माता पिता के विवाह के बाद उनको सबसे पहली संतान मेरा भाई हुआ, उसके बाद मेरी बहन और फिर मैं। मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद मेरी माँ के लिए हम 3 बच्चों को पालना कठिन हो गया। मेरी माँ ने मुझे और मेरी बड़ी बहन को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और मेरा बड़ा भाई उन्हीं के साथ रहने लगा। कनाडा से एक जोड़ा जो कि वहाँ के मूल निवासी थे, वह भारत आए। वह भारत सहायक कार्यों के लिए आए थे। जब वह मुझसे और मेरी बहन से मिले और उन्होंने देखा कि हम बधिर हैं, तब उन्होंने हमें गोद लेने का निश्चय किया और वह हमें अपने साथ कनाडा ले गए। तब मेरी आयु लगभग 8 वर्ष रही होगी। जब मेरी आयु 12 वर्ष हुई, मैंने स्कूल जाना शुरू किया। मुझे स्कूल जाना, पढ़ना, नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद था। मेरी टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे। जब मेरी क्लास में किसी दूसरे विद्यार्थी को कुछ समझ नहीं आता तो वह मुझसे पूछते, मैं उनको संकेतों द्वारा समझाती। अब जब मैं वापस देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरी एबिलिटी टू अडैप्ट एंड रिले कंटेंट उसी समय विकसित हुई। ऐसा काफी लंबे समय तक चला। बधिर समुदाय के अलग अलग लोगों से बातचीत करते समय भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या साइन किया जा रहा है, तो मैं मध्यस्थ की भूमिका निभाती थी। यह अलग अलग सम्मेलनों या परिस्थितियों में भी जारी रहा, जिनमें मैंने भाग लिया। जानकारी को प्रसारित करने में सक्षम होना मेरे लिए स्वाभाविक था। कुछ समय बाद मैंने कॉलेज में एक इंटरप्रेटिंग इवेंट में भाग लिया, जिसमें डेफ एंड हियरिंग दोनों ही शामिल थे। मुझे वहाँ सहायक कार्यों के लिए बुलाया गया था। मैं वहाँ गई। वहाँ एक शिक्षक थे जिन्होंने मुझे देखा और मेरी साइनिंग स्किल्स पर ध्यान दिया। उन्हें लगा कि मैं एक अच्छी शिक्षक बन सकती हूँ। जब मुझसे पूछा गया कि क्या मैं शिक्षक बनना चाहूँगी, तो मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके साथ साथ मुझे मेरे समुदाय का सहयोग भी मिला, जिसने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे इंटरप्रेटर हो, तुम एक अच्छी टीचर भी बन सकती हो। मेरा लक्ष्य इंटरप्रेटर बनने का था, टीचर बनने का नहीं, लेकिन मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके बाद मैंने कॉलेज में इंटरप्रिटेशन के टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। बहुत बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ। वहाँ एक हियरिंग टीचर भी थे जो मेरे साथ ही पढ़ाते थे, लेकिन कभी हमारी विचारधारा नहीं मिली। जब भी मैं उनसे साइनिंग या डेफ कल्चर के बारे में बात करती तो वो कभी मुझसे सहमत नहीं होते, जिस कारण हमारी छोटी सी बहस होती। वह मुझसे कहते कि तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है, जबकि मैंने इसकी पढ़ाई करी है। मुझे एहसास हुआ कि वे जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। इसके बाद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई BA और MA से पूरी करी, जिससे मुझ में थियोरिटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्किल्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज, एबिलिटी टू कॉन्टेक्चुअलाइज और रिले इंफॉर्मेशन जैसी एबिलिटीज विकसित हुई। मेरी पढ़ाई ने मेरी बहुत सहायता करी, जो कि बहुत ज़रूरी था। फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अब तक जितना सीखा वह काफ़ी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे एक फुल टाइम टीचर और एक फुल टाइम इंटरप्रेटर के तौर पे मिला, यह दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। मैंने अलग अलग जगह काम करा, जैसे कि कोर्ट, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और भी बहुत सी जगह हैं। यह बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। इसमें बहुत सी चुनौतियां थीं। मुझे आमतौर पर बार बार बुलाया जाता था। डेफ मुझसे अनुरोध करते इंटरप्रेटिंग करने के लिए। वह कहते कि मेरे साइन साफ हैं और उनको समझ आते हैं, लेकिन समस्या क्या थी? कनाडा में बधिर इंटरप्रेटर थे, लेकिन या तो ज़्यादातर वह आदमी थे या फिर वह ज़्यादातर वाइट लोग थे। उनमें महिलाओं की संख्या बहुत कम थी और गेहुआ रंग की मैं अकेली महिला थी। इसीलिए मुझे अधिकतर वह लोग बुलाते थे जिनका रंग मेरे जैसा था। बार बार बुलाए जाने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा बर्नआउट महसूस होने लगे। इसमें बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव प्रोसेस शामिल होता है। उनके कल्चर को समझना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसके बाद हियरिंग इंटरप्रेटर के साइन को समझ के डेफ के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके साइन करना।
इसमें बहुत मेहनत लगती है। यह बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसमें बहुत गहराई शामिल है। उदाहरण के लिए कोर्ट रूम में वकील शिकायत करता था कि डेफ ने क्या गलत किया है। डेफ तब प्रयास करता था अपनी चुनौतियों को साझा करने की। इंटरप्रेटर के रूप में मुझे सीमाओं का ध्यान रखना था। मैं आगे आकर डेफ व्यक्ति के प्रति अपना समर्थन नहीं दिखा सकती थी। ना ही मैं वकील से कह सकती थी कि वह डेफ पर इस प्रकार अत्याचार नहीं कर सकते। मुझे केवल इंटरप्रेटर की भूमिका निभानी थी। ऐसा होते देखना वाकई चुनौतीपूर्ण था। मैं देख सकती थी कि कैसे वह सिस्टमैटिक बैरियर्स और एक्सेसिबिलिटी ना होने के कारण अपना आत्मविश्वास खो बैठे हैं। अन्य लोग डेफ कल्चर को नहीं समझ पाए और उसका सम्मान भी नहीं कर पाए। हेयरिंग इंटरप्रेटर्स सिर्फ जानकारी देते थे। मैं उनसे भी वकालत करने का अनुरोध करती थी। पिछले कुछ सालों का अनुभव बिल्कुल आसान नहीं रहा। यह बहुत ज़रूरी है कि हम हेयरिंग इंटरप्रेटर्स से पहले मिलकर विषयों से जुड़ी चर्चा कर लें। हम पहले ही डेफ के बैकग्राउंड और उसके कल्चर के बारे में चर्चा कर लें। इसके साथ साथ मैं इंटरप्रिटेशन में भी कुछ बदलाव करती हूँ जो उनके कल्चर और बैकग्राउंड से मेल खाएं। कुछ हेयरिंग इंटरप्रेटर्स इसमें अपना सहयोग देते हैं। आपसी सहयोग से हमारा काम अच्छे से होता है। कुछ मामलों में वे उदासीन थे। वे कहते थे कि यह हमारी समस्या नहीं है। हालांकि बाधाएं हैं तो कुछ प्रगति भी हुई है। बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरे एमए की डिग्री काफ़ी नहीं है। मुझे आगे पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने पीएचडी में अप्लाई करने का सोचा। मैंने कनाडा में ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए अप्लाई करा और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन बड़ी समस्या यह थी कि वहाँ एक भी इंटरप्रेटर नहीं था और 4 साल के लिए इंटरप्रेटर को लेकर आना मुझे बहुत महंगा पड़ता। मेरे सामने इतनी सारी चुनौतियाँ आईं। फिर मैंने गैलुएट यूनिवर्सिटी यूएसए में अप्लाई करने का सोचा। वहाँ मैंने टीचर की पोजीशन के लिए अप्लाई करा और इंटरव्यू के बाद मैं सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैं गैलुएट यूनिवर्सिटी यूएसए चली गई। वहाँ जाकर मुझे अच्छा लगा। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। ज़्यादातर उनमें हेयरिंग स्टूडेंट होते थे, कुछ डेफ भी थे। मैंने 2 ग्रुप को पढ़ाया, बीए और एमए। मैंने अब तक वहाँ जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया उनमें मुझे ज़्यादातर वाइट स्टूडेंट्स मिले। मुझे लगा था कि अमेरिका में मुझे ब्लैक स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इतना समय हो गया, मुझे यह एक समस्या लगी। बाद में मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया जिसको 3 साल हो गए हैं। फिलहाल मेरा पूरा ध्यान डेफ इंटरप्रेटिंग पर है। कोर्स बिल्डिंग, करिकुलम, प्रोग्राम, कॉग्निशन, लैंग्वेज, रिलेइंग, एलाब्रेशन और भी बहुत कुछ। इसके साथ साथ मेरा ध्यान इसमें भी है कि कैसे हेयरिंग इंटरप्रेटर के साथ एक अच्छी और सफल टीम बनाई जाए। मेरा पूरा ध्यान इन सब पर है। अभी हाल ही में मैं भारत आई थी जहां मैं लगभग 1 महीना रही। वहां मैंने डेफ एंड हेयरिंग इंटरप्रेटर के लिए ट्रेनिंग सेशन करे। यह बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत अच्छा लगा एक कनेक्शन बनाकर वहाँ के कल्चर के बारे में सीखा और वहाँ सबको साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देखा। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी मिलते रहेंगे और गैलुएट यूनिवर्सिटी के सहयोग से आप सभी यहाँ आएंगे, सीखेंगे, प्रमाणित होंगे तथा भारत में डेफ कम्युनिटी में अपना योगदान देंगे। डेफ कम्युनिटी के मेंटल हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आप काम करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि यह एक कोलैबोरेशन की शुरुआत है और हम आगे भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। मैं आप सभी को बहुत याद करूंगी। यहाँ आकर आप सभी से जुड़ने के बाद मुझे वापस अमेरिका जाने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हम आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे से मिलते रहेंगे। आप सभी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। डेफ एजुकेशन और इंटरप्रेटिंग का भविष्य कैसा होगा? क्या इसमें कोई बदलाव होंगे? यह एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब बहुत सामान्य है। आप सभी को पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में साइन लैंग्वेज को लेकर फुल एक्सेसिबिलिटी नहीं है और जो है वह बहुत कम है। साथ ही डेफ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वह जितना ज़्यादा हो सके डेफ फैमिलीज़ में, एसोसिएशंस में साइन करें, क्योंकि बड़े होते हुए बच्चों को साइन लैंग्वेज का एक्सपोजर नहीं मिला होता। साथ ही यह भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम में, करिकुलम में
क्लास 1 से लेकर 12 तक साइन लैंग्वेज को ऐड करें, जिससे कि बच्चे साइन लैंग्वेज के जरिए अच्छे से चीज़ों को सीख सकें, स्किल अच्छी हो और वह आपस में बातचीत कर सकें, उनकी थिंकिंग बेटर हो, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े, वह अपने कल्चर की इज्जत करें, वह अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट महसूस करें और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हायर एजुकेशन पूरी करें, BA करें, MA करें, उसके बाद PhD भी करें। अगर हम अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ाएंगे तो हेयरिंग इंडिविजुअल हमें हमेशा दया की दृष्टि से देखेंगे कि हम कैसे उनकी मदद करें, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसीलिए हमारे लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हेयरिंग लोगों जितना बढ़ाएं। जब वह हमें अपने साथ खड़ा देखेंगे तब वह अपने आप हमारी इज्जत करेंगे, हमारे साथ काम करेंगे और आपसी सहयोग होगा। इन सब के लिए सबसे पहले हमें अपना स्तर बढ़ाना ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य भारत और गैलुएट यूनिवर्सिटी के बीच संबंधों को मजबूत करना है। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में डेफ कम्युनिटी की बेहतरी के लिए अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे, जिससे आने वाले समय में उन्हें अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और उन्हें इक्वालिटी मिले।